किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रही है। दोस्तों, जब भी हमारे देश में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की बात करी जाती है तो उसी के साथ एक और बात की जाती है, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को ऑन पेपर देखें तो ऐसा लगेगा कि ये हो सकता है कि हमारे किसानों की जितनी भी मौजूदा प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए एक रामबाण है, एक पैनेसिया है उनकी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स के लिए, और एक वैक्सीन है उनको जो भी प्रॉब्लम फ्यूचर्स में हो सकती हैं। फिर भी क्या कारण है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। सबको समझने के लिए हमें देखना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हमारे देश में हिस्ट्री क्या रही है, क्या क्या उसके साथ चैलेंजेस रहे हैं, क्या क्या लोगों के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं सुखप्रीत सिंह और आपका स्वागत है मेरे चैनल देसी सेंस में। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। इसमें प्राइमरली दो पार्टीज होती हैं, एक होता है बायर और एक होता है प्रोड्यूसर। जो बायर है वो एक प्राइवेट और सरकारी भी हो सकता है, जबकि प्रोड्यूसर यहाँ पे सिर्फ किसान होता है। बेसिकली दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तीन तरह की होती है। जो पहले तरह की है वो प्रोक्योरमेंट बेस्ड है। प्रोक्योरमेंट बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता है कि जो बायर है वो एक प्री एग्रीड रेट पे फार्मर से उसकी प्रोड्यूस खरीदता है, उनके बीच में इसके अलावा और कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है। दूसरे तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोस्तों है पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसके तहत जो बायर है वो प्रोड्यूसर को कुछ इनपुट्स देता है, जिसमें सीड हो सकता है, फर्टिलाइजर हो सकती है, पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, और उसके साथ कुछ कंसल्टेशन भी हो सकती है, और उसके बाद एक प्री एग्रीड रेट पे उस प्रोड्यूसर की जो प्रोड्यूस है उसको खरीदता है। एक तीसरा तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दोस्तों होती है जिसको बोलते हैं टोटल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या होल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जिसके तहत जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड और लेबर प्रोड्यूस करता है, बाकी सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है वो कॉन्ट्रैक्टिंग फार्म की होती है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में दोस्तों बहुत तरह की फसलें इन्वॉल्व हैं। इसमें कॉटन हो सकता है, शुगर केन हो सकती है, पोटैटो, टमाटो, चिली, जितनी भी फसलें किसान के खेत में उगती हैं उन सब के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सकती है। बहुत सारी फर्म्स हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं। इसमें हम मुख्य तौर पे बात कर सकते हैं पेप्सिकोज की, डाबर्स की, गोदरेज की, मैरिको, विमकॉम, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं वो बाई पार्टी हो सकते हैं, ट्राई पार्टी हो सकते हैं, या फिर मल्टी पार्टी हो सकते हैं। बाई पार्टी में सिर्फ प्रोड्यूसर और बायर होता है, जबकि ट्राई पार्टी में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंक भी हो सकता है। इसी तरह कई तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं। दोस्तों, देखने में तो ये एक विन विन सिचुएशन लगती है किसान और फर्म के लिए, जिसमें किसान को एक अपनी इनपुट कॉस्ट के लिए हेल्प मिलती है और एक एश्योर्ड बायर मिलता है, एक एश्योर्ड प्राइस मिलता है, और फर्म के लिए दोस्तों एक एश्योर्ड रॉ मटेरियल की सप्लाई मिलती है, और वो अपनी जो लागत है पर यूनिट प्रोड्यूस करने की वो कम कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम ये समझते हैं कि भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की हिस्ट्री क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नया आइडिया नहीं है, ये भारत में बहुत सालों से है। तो लगभग 30 साल पहले अर्ली 90s में पेप्सिको कंपनी ने पंजाब के किसानों के साथ टमाटर और मिर्ची के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग स्टार्ट करी थी। बाद में अपना जो टमाटर वाला बिजनेस है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को बेच दिया था। और इसके बाद दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो दूसरी स्टेट्स में भी शुरू हो गई। खासकर अगर हम बात करें तो जो हमारी महाराष्ट्र और तमिलनाडु स्टेट्स हैं, जो सदर्न स्टेट्स हैं, उसमें कॉटन के लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत की जाती है। इसी तरह से जो हरियाणा और पंजाब और तमाम स्टेट्स हैं जो उनकी प्राइमरी प्रोड्यूस है उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में हर स्टेट में कोई ना कोई कंपनी, कोई ना कोई फर्म है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रही है। तो इस तरह से हम ये एक चीज़ दे सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसका लोगों के पास, किसानों के पास कम से कम 30 साल का तजुर्बा है। दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके किसानों के तरह तरह के एक्सपीरियंसेस रहे हैं। कुछ इसमें से बहुत अच्छे रहे हैं और कुछ इसमें बहुत ही बेकार रहे हैं। खास तौर पे जो कॉटन की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्सपीरियंस रहे हैं तमिलनाडु और महाराष्ट्र के किसानों के, वो बहुत अच्छे रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जो इंडियन कॉटन है उसकी एक अपनी इंटरनेशनल मार्केट है जो कि अमेरिकन सिविल वॉर के टाइम पे क्रिएट हुई थी और आज भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। और एक कारण और हो सकता है कि ये दोनों स्टेट्स हैं ये सी पोर्ट के पास हैं। दोस्तों, समंदर के पास होने से कुछ स्टेट्स को बहुत एडवांटेज हो जाती है, क्योंकि फर्म्स वहाँ पे अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं और बहुत ही कम कॉस्ट पे अपनी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बचा के उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी बेच सकते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है पंजाब और हरियाणा के लिए कि वो सी पोर्ट से बहुत दूर हैं। अगर कोई फर्म यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है और अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहती है तो उसके लिए एक एडिशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड हो जाती है अपने प्रोडक्ट को इन स्टेट से अपनी फैक्ट्रीज, या फिर अगर वो फैक्ट्रीज भी इन स्टेट्स में लगा लेती हैं तो अपने प्रोडक्ट को पोर्ट्स तक ले जाने के लिए उनके लिए एक एडिशनल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड हो जाती है,
इसकी वजह से उनका प्रोडक्ट प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं रहता इंटरनेशनल मार्केट में। पंजाब सरकार द्वारा भी कोशिश करी गई कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को प्रमोट किया जाए, इसलिए उन्होंने एक सरकारी एजेंसी बनाई जिसका नाम था पंजाब एग्रो फूड ग्रेन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों इसको शुरू किया गया था सन 2002 में। इसका टारगेट ये था कि आने वाले 5 सालों में 24 लाख एकड़ जो जमीन है पंजाब की उसको वीट और राइस के साइकिल से बाहर निकाला जा सके। इसकी जो स्टार्टिंग स्टोरी है बहुत सक्सेसफुल रही है। ये एक नो प्रॉफिट नो लॉस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि किसानों से के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती थी और उनके प्रोड्यूस को एक ओपन मार्केट में बेचती थी। और ये जो फर्म है जो किसानों को मोर देन MSP प्राइस देती थी। स्टार्टिंग में दोस्तों 24,000 एकड़ जमीन का कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे जो कि 2007 तक 2.5 लाख एकड़ जमीन तक पहुंच गए। दोस्तों बाद में इसमें डिक्लाइन आ गया और 2012 तक जो ये आंकड़ा है वो मात्र 12,000 एकड़ जमीन ही रह गई जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत थी और बाद में धीरे धीरे ये खत्म हो गई। अब हम देख सकते हैं कि किसानों के पास प्राइवेट फर्म्स का भी एक एक्सपीरियंस है और सरकारी एजेंसियों का भी एक एक्सपीरियंस है। अब दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब भी कोई कंपनी आती है वो 3-4 साल के लिए बहुत अच्छा काम करती है किसानों के साथ और किसानों का एक्सपीरियंस भी उसके साथ बहुत अच्छा रहता है। लेकिन 3-4 साल के बाद जो कमियां हैं वो सामने दिखनी शुरू हो जाती हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत अच्छा नहीं रहता। अगर हम बात करें कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पॉपुलर ना होने के कारण क्या क्या है, सबसे पहले है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच। अब दोस्तों जब मार्केट में जो प्रोड्यूस है उसका ओवरऑल प्राइस कम हो जाता है तो जो कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देती हैं। इसके ऑपोजिट जब मार्केट में प्राइस प्रोड्यूस का बहुत हाई हो जाता है जो किसान है वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर देते हैं। इस तरह से किसान और फर्म दोनों के बीच में एक ट्रस्ट पैदा नहीं हो पाता। दोस्तों अब इससे होता क्या है कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट फेल होता है तो किसान जो अपनी प्रोड्यूस है उसको लाकर मंडी या फिर ओपन मार्केट में बेचता है और इस वजह से जो ओवरऑल प्राइसेस हैं उस पर्टिकुलर क्रॉप के वो क्रैश कर जाते हैं और दूसरे किसान जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रहे होते उनका भी नुकसान होता है। इसके अलावा लेट पेमेंट्स भी बहुत बड़ा कारण रहती है कि जो किसान है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की तरफ जाना नहीं चाहते। बहुत बार होता है कि जो फर्म्स होती हैं वो पहले तो कुछ और बताती हैं लेकिन बाद में अपने जो कॉन्ट्रैक्ट को मैनिपुलेट कर लेती हैं। दोस्तों कई बार क्वालिटी कंट्रोल की वजह से बहुत सारी जो खेती उपज है वो फर्म्स के द्वारा रिजेक्ट कर दी जाती है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो इनफॉर्मल्स होते हैं और कोई अच्छा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम ना होने की वजह से जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है किसानों का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए वो बहुत अच्छा नहीं रहता। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो पेप्सिको कंपनी है उसने बहुत सारे किसानों के साथ आलू के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। अब दोस्तों कंपनी की तरफ से एक कंडीशन थी कि जो आलू है वो 45 mm डायमीटर से कम नहीं होना चाहिए। अब आप ये सोचिए जो खेत में है उसमें तो आलू सारे साइज के पैदा होते हैं, उसमें छोटा आलू भी पैदा होता है और बहुत बड़ा आलू भी पैदा होता है। इस वजह से किसानों की जो बहुत सारी प्रोड्यूस थी वो कंपनी ने लेने से मना कर दिया और किसानों ने उसको ओपन मार्केट में बेचना शुरू कर दिया। इस वजह से जो आलू के कीमतें हैं वो गिर गई और जो किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं कर रहे थे उनको भी नुकसान हुआ और इस वजह से किसानों में बहुत नाराजगी पैदा हो गई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। जो ज़्यादातर फर्म्स हैं वो बड़े किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हैं ताकि उनको अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी में जो प्रोड्यूस चाहिए वो कुछ किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ही मिल जाए। इस वजह से जो छोटे किसान हैं जिनकी संख्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा है वो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बाहर रह जाते थे। इस वजह से भी ये आम किसानों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। अब दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये 3-4 साल वाला चक्कर क्या है। क्यों ऐसा होता है कि जब कोई फर्म नई आती है मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने के लिए 3 साल तक वो बहुत बढ़िया किसानों को दाम देती हैं और उसके बाद वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। दोस्तों मैं इसको बोलूँगा स्टार्टअप सिंड्रोम। जैसे ही दोस्तों कोई नई कंपनी स्टार्ट होती है जहाँ फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी कोई नई फील्ड में अपना काम शुरू करती है उसके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं, इन्वेस्टर का पैसा होता है, वो 3-4 साल तक बिल्कुल परवाह नहीं करते वो कितना खर्चा कर रहे हैं। वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ देते हैं, बहुत सारी एम्प्लॉय वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करते हैं, अपने सप्लायर्स को बहुत अच्छा पे करते हैं, बहुत सारी पार्टीज होती हैं, बहुत सारे गिफ्ट दिए जाते हैं और देसी भाषा में कहें तो बहुत अय्याशी हो रही होती है। लेकिन 3-4 साल बाद उनको ये रियलाइजेशन होती है कि भैया प्रॉफिट भी कमाना है, जो इन्वेस्टर हैं वो अपने पैसे के बारे में पूछ रहे हैं, तब कॉस्ट कटिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी है। इसी तरह से जब कोई नई कंपनी एग्रीकल्चर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आती है 3-4 साल उनके पास बहुत सारे फंड्स होते हैं, किसानों को अच्छा दाम देते हैं वो, इसलिए किसानों का उनका तजर्बा है वो बहुत अच्छा रहता है उनके साथ। लेकिन 3-4 साल बाद जब वो प्रॉफिट की तरफ फोकस करना शुरू कर देते हैं जो कि उनका मेन मोटिव है तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं।
दोस्तों जो प्रो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं हमारे देश में, उनका मानना है कि दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से हमारे देश में जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पा रही है। दोस्तों पहला कारण है एमएसपी। अब होता क्या है दोस्तों, जो किसान है उसके पास एक बेंचमार्क है अपनी फसल को एमएसपी पे बेचने का। अब जब भी वो उसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो इनकम होती है वो उसको एमएसपी से कंपेयर करता है, जब उसको ये लगता है कि उसकी जो कमाई है वो एक एमएसपी सिस्टम से भी कम हो रही है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, तो वो उससे बाहर आ जाता है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों ये इतना बड़ा कारण नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सरकारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमारे देश के सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है। बाकी का जो 94% किसान हैं वो ओपन मार्केट में ही बेच रहे हैं। तो अगर एमएसपी बहुत बड़ा कारण होती कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फेल होने का, तो सिर्फ 6% किसानों के लिए होती। बाकी जो 94% किसान हैं वो तो एमएसपी पे नहीं बेचते हैं, तो उनके एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छे हो सकते थे। दोस्तों जो दूसरा कारण बताया जाता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर ना होने का, वो है हमारी खाने की आदतें। खासकर दोस्तों जो हमारी अर्बन पॉपुलेशन है जो कि प्रोसेस फूड को अफोर्ड कर सकती है, वो भी रॉ फूड को ही प्रेफर करती है। इस वजह से जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो हमारे देश में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। और जो फर्म ज़्यादातर किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं वो फूड प्रोसेसिंग फर्म्स ही हैं। सोचिए दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी को एक लोकल मार्केट नहीं मिलेगी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो वो किसानों के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करेगी। अब दोस्तों जो कंज्यूमर है उसको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है कि वो रॉ फूड की बजाय प्रोसेस फूड खाए, जबकि रॉ फूड जो है वो मार्केट में बहुत ही कम दाम पर अवेलेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ हो सकता है जो रॉ फूड आपको मार्केट में अवेलेबल है उसके दाम बढ़ जाएं और जो प्रोसेस फूड है वो आपको सस्ता मिले। अब दोस्तों किसी भी चीज़ के जो प्राइसेस हैं वो सप्लाई और डिमांड पे निर्भर करते हैं। दोस्तों जो रॉ फूड की डिमांड है हमारे देश में वो पहले से बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो बचता है वो सप्लाई साइड बचता है। और सप्लाई साइड को दो तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो जो प्रोडक्शन हो रही है उसको कंट्रोल किया जाए, या फिर जो रॉ फूड है उसको मार्केट में आने ही ना दिया जाए। जब भी सीजन होता है उस फसल को बहुत मात्रा में परचेज करके स्टोर कर लिया जाए। इस वजह से उस आइटम के जो दाम हैं वो मार्केट में बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे चीज़ों के ऊपर स्टॉक लिमिट थी, इस वजह से बहुत सारी चीज़ों को एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा स्टॉक किया नहीं जा सकता था। अगर दोस्तों स्टॉक लिमिट ना हो तो जो फर्म्स हैं जो सीजन के टाइम पे जो फसल होती है उसको बहुत सारी मात्रा में स्टोर कर सकती हैं। इस वजह से जो मार्केट में है अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी और जो रॉ फूड है उसके दाम अपने आप बढ़ जाएंगे। अब हम दोस्तों इस बात को समझते हैं कि हमारे जो आमतौर पर पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं वो जो फूड प्रोसेसिंग कंपनी है उनके लिए क्या है। हम सब जानते हैं कि जो पब्लिक सेंटीमेंट्स हैं उन कंपनियों के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं। जो इंटरनेशनल कंपनी है हम उनको कहते हैं कि हमारे देश का जो पैसा है वो चोरी कर रही हैं। बहुत सारी कंपनियों पर इल्ज़ाम लगता है कि वो मिलावट कर रही हैं। सारी कंपनियों के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको डिफेम किया जाता है। तो ओवरऑल बात करें तो जो पब्लिक सेंटीमेंट है वो फूड प्रोसेसिंग कंपनीज के लिए वो बहुत अच्छा नहीं है और इसका असर किसानों पर भी बहुत पड़ता है। इसलिए वो इन कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जाना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सिर्फ एग्रीकल्चर में नहीं होते और बहुत सारी फील्ड्स में होते हैं। अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन में, जो बहुत सारे बायर्स हैं वो अपनी जेब से पैसा देते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बिल्डर के साथ कि एक समय के तहत उनको उनका घर दे देगा। लेकिन ये बहुत बार होता है कि जो बिल्डर है अपनी कमिटमेंट के ऊपर खरा नहीं उतरता है, वो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, घर लेट करता है या फिर बिल्कुल ही नहीं देता है। लोग अपना लाखों रुपया मेहनत की कमाई ही फंसा कर बैठ जाते हैं। अब हम एक और कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं दोस्तों, जो कि टेलीकॉम कंपनियों ने सरकार के साथ किया था जब उनको स्पेक्ट्रम और लाइसेंस मिले थे। उसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत सरकार कह रही है कि कंपनियों ने उसे 1,47,000 करोड़ रुपए देने हैं और सरकार को अपने पैसे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। अब आप ये सोचिए, अगर सरकार को कंपनियों से पैसा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है, अगर कल को कोई प्राइवेट कंपनी किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करे तो किसान कहां तक फाइट कर सकते हैं। दोस्तों मात्र 2500 लोगों के पास बैंकों का कम से कम 1,40,000 करोड़ रुपया फंसा हुआ है। जो बैंक्स हैं जिनके पास एक पूरी लीगल फोर्स रहती है वो स्ट्रगल कर रही हैं उन लोगों से अपना पैसा लेने के लिए। आप सोचिए अगर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में होते तो किसानों का कितना पैसा लेकर भाग जाते। दोस्तों ये घटना सन 2019 की है जिसमें पेप्सिको कंपनी ने गुजरात के 11 किसानों के ऊपर केस कर दिए थे और उन सबको 1-1 करोड़ रुपया हर्जाना देने को बोला। दोस्तों उन 11 किसानों में से 3 किसान ऐसे थे जिनका पेप्सिको के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था आलू की खास वैरायटी उगाने का।
अब क्या हो रहा था कि पेप्सी को, जैसे मैंने पहले बताया है, एक 45 mm के जो कम डायमीटर के आलू थे उनको रिजेक्ट कर रही थी। जिस फसल को पेप्सी को ने रिजेक्ट कर दिया था, दूसरे किसानों ने भी खरीद लिया एक सीड की तरह और उनको उगाना शुरू कर दिया। जब पेप्सी को ने ये पाया कि वो पर्टिकुलर वैरायटी जो है आलू की वो किसान उगा रहे हैं जो कि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो उसने इनके ऊपर केस डाल दिया। अब दोस्तों जो अमाउंट इतना ज़्यादा था, इस वजह से उस समय इसके ऊपर बहुत सारा हल्ला हुआ और पॉलिटिकल प्रेशर आने के बाद पेप्सी को ने अपने केस को वापस लिया। इस एपिसोड ने किसानों और कंपनियों को बहुत ही नेगेटिव मैसेज दिया। दोस्तों देसी सेंस यही कहती है कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बिना एग्रीकल्चर का रिफॉर्म्स नहीं हो सकते। अब जो फूड प्रोसेसिंग फर्म्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट करें या ओपन मार्केट से खरीदें, लेकिन उनका होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ ही साथ में इस बात का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो किसानों के हित हैं उनकी भी रक्षा की जाए। दोस्तों ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, फिर भी मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगा जो कि किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रही है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फार्म वेदा। ये संस्था 2005 में आंध्र प्रदेश में शुरू करी गई थी। आज बहुत सारी हमारी साउथ की स्टेट्स में ये काम कर रही है। ये ऑर्गेनाइजेशन किसानों के द्वारा ही ओन की जाती है और इसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो वो बेचते हैं, वो डायरेक्टली किसानों से खरीदते हैं और किसानों को एक बहुत अच्छा दाम भी देते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।